Hello students, welcome to SN Education Point. This is Neetu Yadav and today in this video we are going to continue with the topic from the chapter of class 9 science, and chapter name is tissues. In previous video we have discussed about the plant tissues, in which we have divided the plant tissue into meristematic and permanent, and meristematic के तीन parts थे, apical, लेटरल एंड इंटरकैलरी। फिर परमानेंट के हमारे पास दो थे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में हमारे पास तीन थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और परमानेंट कॉम्प्लेक्स में हमारे पास थे जाइलम एंड फ्लोएम। तो वो सारा हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, आपको प्लांट टिश्यूज़ के बारे में सब इजीली समझ में आ जाएगा, जो 9th क्लास में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। आज जो इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एनिमल टिश्यूज़। एज यू can see on board I have made the flow chart that what we are going to study today. These are the terms basically जो हम आज डिस्कस करेंगे about animal tissues. हमने आपको पहले ही बताया था टिश्यू एक्चुअली क्या है। सिंपल अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच कैन परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपली हम ऐसा ही कहते हैं। बहुत सारी सेल्स मिलकर जब एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है तो उसको टिश्यू कहा जाएगा। टिश्यूज़ जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है। ठीक है, 10th क्लास में बायो का फर्स्ट चैप्टर आएगा लाइफ प्रोसेस, तो वहाँ पर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब पढ़ोगे। तो सिस्टम्स वहाँ पर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में 9th क्लास में हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। बात करेंगे एनिमल टिश्यू की, तो मेजरली वी कैन क्लासीफाई एनिमल टिश्यू इनटू 4 क्लास। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड इज मस्कुलर टिश्यू, थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की हम स्टार्ट करेंगे अपने इस डिस्कशन को। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, सिंपली हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। This covers all the organs. This protect the organs, और we can say internally and externally, हर जगह प्रेजेंट है। इवन जो हमारी स्किन है, स्किन भी तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है अंदर वाली चीज़ों को, बाहर के एनवायरनमेंट से अगर कुछ हार्मफुल है तो उससे प्रोटेक्ट कर रही है। तो जो स्किन के अंदर प्रेजेंट है हमारा, वो भी क्या है, एक एपिथेलियल टिश्यू है। किडनी में भी होता है, एल्वियोलाई पर भी होता है, ब्रोंकाई पर भी होता है। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पे कौन प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू। सिंपली कह सकते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एंड इट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। दिस एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ सिंपली मेनली तो हम इसको 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, बट हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे टर्म्स को। स्क्वेमस टिश्यू, कॉलमनर, सिलिएटेड, क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर। एक्चुअली क्या है स्क्वेमस जो है आपका, दिस इज प्रेजेंट इन लाइनिन ऑफ ब्लड सेल्स वी कैन से, और एल्वियोलाई वी कैन से, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे अब हम बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, हमने सांस ली तो हमारे लंग्स में अल्टीमेटली जो स्मॉलेस्ट चीज़ है वो एल्वियोलाई होती है, जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, तो कहीं तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, दैट इज एल्वियोलाई। या हम बात करें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, है ना, ब्लड कैपिलरीज होती है, वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का लेन देन होता है, प्लस जो ब्लड है वो डिजोल्व फॉर्म में फूड को भी तो ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में। तो मतलब ये जो स्क्वेमस है ये वहाँ प्रेजेंट होता है लाइनिन ऑफ ब्लड सेल्स में सिंपली, या हम कह सकते हैं एल्वियोलाइज में, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होगा। एंड स्क्वेमस इज ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड स्टीरिएटेड। सिंपल तो ये सिंपल बात होगी, एल्वियोलाई में और ब्लड सेल्स के लाइनिन में जो प्रेजेंट है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है। अगर बात करें स्ट्रेटिफाइड की, तो जैसे हम बात करें अपनी स्किन की, स्किन इज नॉट अ सिंगल लेयर, करीब 7 लेयर्स आर देयर। स्किन की 7 लेयर होती है, लेयर के ऊपर एक लेयर है और वो वहाँ प्रेजेंट है टू प्रिवेंट आस फ्रॉम वियर एंड टीयर। हमें जब थोड़ी बहुत कहीं से खरोच लग जाए तो ऊपर वाली जो टॉप स्किन लेयर है वो वियर एंड टीयर, मतलब थोड़ी सी ऐसे हमें खरोच लग जाती है, लेकिन अंदर वाले ऑर्गन को कोई फ़र्क नहीं, मतलब कि उसको डैमेज नहीं होता। ठीक है, एक लेयर पे अगर थोड़ी सी खरोच लगती है तो ब्लड भी नहीं आता बाहर। आप देखोगे कई बार फ्लूइड, वाइट फ्लूइड टाइप में, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड टाइप बाहर निकलता है, उसको हम ब्लड तो नहीं कहते, फिर हम उसको पढ़ेंगे, वो लिम्फ होता है। ठीक है, तो जब एक सिंगल लेयर है तो उसको सिंपल स्क्वेमस टिश्यू कहेंगे, एपिथेलियल टिश्यू।
और स्ट्रेटिफाइड का हुआ जब वो लेयर्स में प्रेजेंट होगा। डायग्राम यहाँ पर एक्चुअली क्या है, एपिथेलियल टिश्यू के जो डायग्राम है वो 3D में ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होते हैं। अगर मैं 2D में बनाने की कोशिश करूँ, आजकल एक चॉकलेट आती है बबल चॉकलेट करके, उसके ऊपर थोड़े बबल से बने होते हैं, तो उस तरह का होता है स्क्वैमस टिश्यू। मतलब बनाने में तो आई थिंक इतना ज़्यादा रहेगा नहीं, उसके ऊपर आप क्या देखोगे, बबल्स होते हैं उस चॉकलेट में। आपने अगर वो चॉकलेट खाई है, कैडबरी की है, किसकी है, बबली करके एक चॉकलेट आती है, तो ये मतलब एक नीचे का सरफेस हुआ और उसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो जब ये सिंगल लेयर है तो वो सिंपल स्क्वैमस है। और अगर ये मल्टी लेयर हो, मतलब ऊपर और बहुत सारे मतलब बबल्स के ऊपर बबल्स, और सिंपली आप देखोगे मतलब मल्टी लेयर जब बात होगी, सिंगल लेयर है उसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे, जब लेयर्ड है तो उसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। तो आई थिंक दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपली वो चॉकलेट इमेजिन कर लेना, बबल्स वाली जो चॉकलेट आती है, ऐसा ही होता है, ठीक है। कॉलमनर की मैं बात करूंगी तो जो कॉलमनर आपका एपिथेलियल टिश्यू है, दिस इज प्रेजेंट वेयर द एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं ना हम, इंजेशन खाना अंदर लिया, डाइजेशन कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में हुआ, फिर होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, और वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद होता है एसिमिलेशन, और फाइनली वेस्ट का ईजेशन होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो डाइजेशन के ये 5 स्टेप है, पढ़े हुए हैं हमने। तो जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है या सिक्रेशन होता है, उन 2 जगह पर कौन प्रेजेंट होता है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट था तो हमने सिंपली उसको कॉलमनर टिश्यू कह दिया, और ये टॉल होता है, मतलब थोड़ा आप इसका डायग्राम देखोगे ना, जैसे अभी सेम हमने जो बबल्स वाला बनाया था उसमें लॉन्ग, अगर मैं बना दूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ बबल्स होते हैं, फिर वो बबल्स, तो टॉल टाइप का, और यहाँ इनके अंदर आपको एक एक न्यूक्लियस भी मिलेंगे ऐसे। तो टॉल जो था वो आपका क्या था, कॉलमनर। कॉलम का मीनिंग, इनके ना वर्ड से भी मीनिंग समझने में याद रहेंगे आपको। कॉलम का मतलब क्या होता है, सिंपली ये कॉलम्स हैं और ऊपर छोटे छोटे ये बबल्स टाइप आपको दिखेंगे जिनमें एक एक न्यूक्लियस मिलेगा आपको। तो ये कॉलमनर हुआ, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। लेकिन मैं बात करूँ अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की, ये मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन होगा वहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होगा। अब हम बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक की, तो इसके अंदर एक सीलिया करके एक स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे इसको, हेयर लाइक प्रोजेक्शन कह सकते हो। एंड दिस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये म्यूकस को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है सिलिया। इसीलिए कॉलमनर को ही हम सिलिएटेड मसल्स कहना शुरू कर देते हैं। होती कॉलमनर ही है, लेकिन अब उसके अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आ गई, सिलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि म्यूकस के फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर का ही एक स्पेशल पार्ट कंसिडर कर सकते हो इसको, ठीक है। ये कॉलमनर फॉर एग्जांपल कहाँ था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और सिलिएटेड कहाँ प्रेजेंट हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, ठीक है। फिर बात करूँ मैं क्यूबॉइडल की, तो क्यूबॉइडल भी वर्ड से समझ में आ रहा है, क्यूब जैसे स्ट्रक्चर का होगा क्यूबॉइडल। और क्यूबॉइडल जो है आपका वो कहाँ प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल किडनी ट्यूबुल्स पर, वहाँ पर वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जो क्यूबॉइडल होता है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ये वहाँ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे हमने कहा किडनी ट्यूबल्स पर हो सकता है ये तो। और कई बार क्या होता है कि इसी का एक पार्ट अंदर की तरफ फोल्ड हो करके एक ग्लैंड फॉर्मेशन कर देता है, और उस केस में फिर हम उसको एक नया नाम देते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। आई होप आपको ये चारों पांचों टर्म समझ आई होगी। स्क्वैमस
मैंने कहा बबल वाली चॉकलेट को इमेजिन कर लो, सिंगल लेयर है तो वो सिंपल स्क्वैमस टिश्यू हुआ। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एल्वियोलाई पर हो सकता है या ब्लड सेल्स के लाइनिन पर हो सकता है। स्ट्रेटिफाइड हम अपने स्किन वाले को कंसिडर कर सकते हैं। जब लेयर्स में बात आ जाती है तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस हुआ। कॉलमनर की बात करेंगे तो ये वहाँ प्रेजेंट होगा जहाँ पर एब्जॉर्प्शन या सीक्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होगा और वो टॉल होता है, ठीक है। और सिलिएटेड कब हुआ? जब वहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर आ गई, सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जो कि म्यूकस के फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करती है। जब हम खाना खाते हैं तो अंदर जाता है ना खाना, है ना, तो वो एक स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर की हेल्प से जाता है और वो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है सिलिया, तो उसको सिलिएटेड हमने सिलिएटेड क्या कहा? एपिथेलियल टिश्यू। फिर क्यूबॉइडल में हमने कहा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है, फॉर एग्जांपल किडनी पर हो सकता है वो। और ग्लैंडुलर में क्या हुआ कि क्यूबॉइडल में ही कई बार क्या होता है कि उसका एक पार्ट, एक पोर्शन अंदर की तरफ फोल्ड होकर के एक ग्लैंड बना लेता है, फिर उस केस में हम उसको नया नाम देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। आई होप एक पोर्शन आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हम मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे। मैं इसको रब कर देती हूँ, अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को रिवाइंड करिएगा बाद में, अदरवाइज़ नोट कर चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं बात करूँगी मस्कुलर टिश्यू की। मस्कुलर वर्ड से ही सबको समझ में आ रहा होगा, मसल्स की यहाँ पर सिंपली बात होगी, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो आपका 3 टाइप्स का है, स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड, कार्डियक मसल। अनस्टेरिएटेड को हम स्मूथ भी कह सकते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है देखेंगे। स्टेरिएटेड की मैं अगर बात करूँ तो ये बोन्स से अटैच्ड होता है, ठीक है। और ये होता कैसा है? इस तरीके से होगा, ठीक है। और इसके अंदर स्टीरिएशंस होंगी। स्टीरिएशंस का मतलब यहाँ पे छोटी छोटी स्ट्रिप्स आप कह सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक और यहाँ पर ये वाला लिया, ये छोटी छोटी इसके अंदर स्ट्रिप्स प्रेजेंट है, स्टेरिएटेड कहेंगे इनको। और ये सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस होता है, बोन से अटैच्ड है। ब्रांच जो है इनके अंदर ये ब्रांच्ड होते हैं, ये इनके अंदर ब्रांच नहीं है, ठीक है। और ये स्टेरिएटेड है, इनके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, प्लस ये लॉन्ग है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टेरिएटेड, अटैच्ड टू बोन्स। अगर बात करें अनस्टेरिएटेड की तो ये पिन पॉइंटेड होते हैं कुछ। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना तो आप बुक में भी देखोगे, इनकी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी। एक ही न्यूक्लियस होता है इनके अंदर, ठीक है। पिन पॉइंटेड होते हैं। एक पिन पॉइंटेड मतलब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब ऐसे पिन मतलब हो गया, बहुत ही ऐसे पतला सा एंड है इनका। पिन पॉइंटेड सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इनको और इनके अंदर स्टीरिएशंस नहीं है, मतलब ये स्ट्रिप टाइप मैंने स्ट्रक्चर इन पे नहीं बनाई, स्ट्रिप जैसी स्ट्रक्चर इन पे नहीं है, तो अनस्टीरिएटेड है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आइरिस ऑफ द आई, हमारी आंखों का जो ये कलर नज़र आता है ना आपको, ब्लैक ब्राउन अलग अलग जो सबका, ये जो आइरिस होते हैं इनके अंदर कौन सी मसल्स होती है? स्मूथ मसल्स होती है। या यूरेटर की बात कर सकते हो, ब्रोंकाई की बात कर सकते हो, तो इन सब जगह पर क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। पिन पॉइंटेड सिंगल न्यूक्लियस अनस्टीरिएटेड, मतलब उनके अंदर स्टीरिएशंस नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। फिर बात करें कार्डियक मसल्स की, जो कि हार्ट के अंदर होते हैं, तो भाई ये ब्रांच्ड होते हैं, मतलब इसी तरह का होता है, बस इनके अंदर ये लगा लो ब्रांचेस और बना दो आप, जैसे ये इस तरह के ना, ये ब्रांच हो गई अब इसके अंदर। और मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, मतलब आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ये इसके अंदर पहले तो क्या करनी है आपने, स्टीरिएशंस होती हैं, ठीक है। और ये मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, मतलब एक में ही आपको 2 या 3 न्यूक्लियस देखने को मिल सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्टीरिएशंस होती है और ब्रांच्ड होते हैं। ये अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे इन तीनों के केस में। कहाँ कौन प्रेजेंट है? ये जो स्टीरिएटेड है वो आपका बोन्स से अटैच्ड है, कार्डियक जो है वो आपका हार्ट में होता है, और जो अनस्टीरिएटेड है या स्मूथ है वो आपका आइरिस, यूरेटर या ब्रोंकाई, या और भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी ज़रूर रीड करेंगे, अगर और एग्जांपल्स है तो उनको भी लर्न करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में जितने हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी? स्टीरिएटेड मसल्स की,
ठीक है, ये बात हो गई स्मूथ मसल्स और ये है आपके कार्डियक मसल्स। तो आई थिंक ये तीनों ही आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से। फिर हम अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू और बहुत इम्पोर्टेंट है। कनेक्टिव टिश्यू वर्ड से समझ में आ रहा है जो कनेक्ट करेगा दो चीज़ों को, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं बात करूँ, सबसे पहले आता है टेंडन एंड लिगामेंट्स। ये क्या होते हैं, देखिए इनको देखेंगे। कनेक्टिव का हमने कहा कि टिश्यू कनेक्ट करेंगे, लूजली पैक्ड होंगे एंड एम्बेडेड इन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, एम्बेडेड होंगे उनके अंदर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें, अच्छा मसल्स में ये था ना मूवमेंट भी पॉसिबल होता है, मस्कुलर टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, और फिर ये था स्टिलेटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। आई होप आपको ये दो पोर्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो बात करेंगे टेंडेंस और लिगामेंट्स की। जो टेंडेंस होते हैं आपके, वो मसल्स टू बोन को ज्वाइन करते हैं। टेंडन किसको ज्वाइन करेंगे, मसल्स प्लस बोन्स, इन दोनों को कनेक्ट करने में जो काम करेगा वो कौन होगा, उसको हम कहेंगे टेंडेंस। और लिगामेंट जो होते हैं वो बोन टू बोन को जोड़ने में हेल्प करते हैं। कनेक्टिव का मतलब समझ में आया, जो दो चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो जो बोन्स को मसल से कनेक्ट कर रहे हैं वो होंगे टेंडेंस, और जो बोन टू बोन को कर रहे हैं वो होंगे लिगामेंट्स, ठीक है। अब मसल्स टू बोन की बात करेंगे तो ये फ्लैक्सिबल होंगे, बोन टू बोन की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल नहीं होते, थोड़े बहुत फ्लैक्सिबल होते हैं, ठीक है। ये फाइबरस होंगे और ये इलास्टिक होंगे, फाइबरस एंड दिस वन इज इलास्टिक। तो डिफरेंस टेंडेंस और लिगामेंट्स में पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट विद 1 एग्जाम्पल आपको करने हैं, वो आपके लिए क्या हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है मसल्स एंड बोन्स के अंदर, और लिगामेंट्स के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू टेंडन। आगे बात समझ में, टेंडन कौन होगा, जो मसल्स टू बोन को कनेक्ट करेगा, लिगामेंट्स कौन होगा, जो बोन टू बोन को कनेक्ट करेगा। टेंडेंस जो होते हैं वो फाइबरस होते हैं, लिगामेंट्स जो है वो आपके ये फाइबरस होते हैं, और ये क्या होते हैं आपके इलास्टिक होते हैं। ये ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हैं, इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, लिटिल स्ट्रेंथ इन मैट्रिक्स, ठीक है। तो आई होप टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास स्केलेटल में अगर मैं बात करूँ तो 2 आते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। अगर आप अपने ईयर को ध्यान से देखो, नीचे वाली लॉब को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर कोई बोन नहीं है, बट ये है क्या, फिर ये है कार्टिलेज। ये क्या है, कार्टिलेज, फ्लैक्सिबल है, ठीक है। अगर हम बात करें बोन की, तो बोन में बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती। फिर अगर मैं बात करूँ मेड अप ऑफ की, तो ये शुगर, प्रोटीन और कोलाजन से बना होता है। किस किस से, मैं कुछ रब करके स्पेस लेती हूँ इधर से। ये वाला समझ आ गया होगा, मस्कुलर वाला, ठीक है। एक एक करके हम सारे डिस्कस करते जा रहे हैं। 4th है सिंपली एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू एक्सप्लेन डिटेल में आपका 10th क्लास में आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ये पता रखना है कि नर्वस टिश्यू कौन सा होता है। 10th में पूरा डिटेल आएगा, CNS, PNS, न्यूरॉन और ब्रेन का डायग्राम सब आएगा 10th क्लास में। आपको यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ना है नर्वस टिश्यू होता क्या है, ठीक है। चलिए बात कर रहे थे हम, टेंडन लिगामेंट्स हो गया था, अब हम बात कर रहे थे कार्टिलेज एंड बोन की। कार्टिलेज और दूसरी तरफ कौन है, बोन्स। कार्टिलेज की बात की जाए, बोन्स की बात की जाए, तो अगर स्ट्रक्चर में मैं बात करूँ तो सिंपली आपको समझ आ गया होगा। ये जो फ्लैक्सिबल, ये जो पार्ट आपके कान पे है, ये कौन है, ये कार्टिलेज है। और बोन तो आपको पता ही है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अगर बात करें कंपोजिशन की, तो इट इज़ मेड अप ऑफ कोलाजन, शुगर, प्रोटीन। और इसकी बात करी जाए तो हम कह सकते हैं कैल्शियम या फॉस्फोरस के क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं, और ये आपका कोलेजन शुगर से बना हुआ होता है। अगर हम बात करें कि सपोर्ट एंड फ्लैक्सिबिलिटी, सपोर्ट तो दोनों देते हैं, ये भी सपोर्ट देता है हमारी बॉडी को और ये भी सपोर्ट देगा हमारी बॉडी को, बट ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग है बट बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल नहीं है। स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट देता है हमारी पूरी, वो कहते हैं ना स्केलेटन सिस्टम बोन से ही तो बना हुआ है, तो पूरा कह सकते हैं स्ट्रक्चर दिया हुआ है उन्होंने हमारी बॉडी को। भाई हमारे हाथ की ये स्ट्रक्चर है तो कहीं ना कहीं बोन्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमारे बॉडी से बोन्स गायब कर दी जाए
तो मैकेनिकल सपोर्ट तो गायब हो गया, जो पूरा कह सकते हैं ना पूरी मसल्स है, टिश्यूज है, वो सब ऐसे नीचे गिर जाएंगे अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो स्केलेटल सिस्टम सिंपली बोन से है, तो बोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फोरस कंपाउंड्स सिंपली, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये फ्लैक्सिबल होता है, सपोर्ट भी देता है नो डाउट, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कोलाजन, शुगर एंड प्रोटीन। तो आई होप यहाँ तक आपको ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, कार्टिलेज एंड बोन्स। एक 2 नंबर में पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, एक क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। एंड नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्लूइड। अब फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो सिंपली मतलब होता है जो बहता है या जो फ्लो करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम अपने बॉडी में अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में भी फ्लो कर रही है, सिंपली फ्लूइड की बात आ जाएगी। तो अगर मैं लिम्फ की बात करूं तो भाई लिम्फ के बारे में तो बहुत ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, इट इज़ it is colored pigment simply we can say, and it is made of, it contains dissolved inorganic salts and organic salts, या simply कह दो कि मिनरल्स उसके अंदर डिजोल्व होते हैं। हमारी बॉडी में किस किस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है? वाटर का ट्रांसफ़र होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर का होगा, फूड का होगा, मिनरल्स का होगा और ऑक्सीजन का होगा। इन सब चीज़ों का हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। हमने सांस ली, ऑक्सीजन लंग्स में गई है, ठीक है, फिर एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ है, ब्लड ने एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को ले लिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है, वो हार्ट में जाता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 10th में पढ़ोगे ज़्यादा डिटेल में, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया गया पूरे बॉडी ऑर्गन में, ठीक है, पूरे बॉडी ऑर्गन में ऑक्सीजन लेके ब्लड गया था, ऑक्सीजन तो वहाँ जाके दे दी सेल में और वहाँ से CO2 ले ली, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहाँ आता है? हार्ट में आता है। अगर मैं सिंपली समझाऊँ आपको तो ये मान लो लंग्स हैं, बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ, लंग्स, हार्ट और ये कोई हमारा बॉडी पार्ट। तो लंग्स से पहले क्या होता है? ऑक्सीजन इधर लेकर आते हैं, फिर ऑक्सीजन बॉडी पार्ट में पहुंचाई जाती है, यहाँ से CO2 हार्ट में जाती है और CO2 फिर वापस लंग्स में लाई जाती है और हम इसको एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो सिंपली ये होता है, 2 साइकिल्स है, इसलिए हम डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं इसको। तो ये 10th में आएगा, अभी नहीं करना। मैं जो समझाना चाह रही थी वो ये कि डिजोल्व्ड फूड, ऑक्सीजन, मिनरल, ये सब हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी है। ऑक्सीजन किसकी हेल्प से गया? ब्लड की हेल्प से गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ब्लड की हेल्प से गया। डिजोल्व्ड फूड है, वो भी ब्लड की हेल्प से ही चला जाता है। मिनरल्स की बात करें या इनऑर्गेनिक सॉल्ट या ऑर्गेनिक सॉल्ट्स की बात करें तो वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? लिम्फ। यानी कि अकेला ब्लड रोटेट नहीं हो रहा हमारी बॉडी में, अकेला ब्लड नहीं घूम रहा, साथ में लिम्फ भी होता है। कई बार हमें जब बहुत डीप वाला घाव नहीं होता है, ऊपर से ही थोड़ा बहुत हमें जब खरोच लग जाती है तो ब्लड बाहर नहीं आता, बट एक फ्लूइड बाहर आता है जो बाहर आकर ड्राई भी हो जाता है, सूख जाता है, दैट इज़ नथिंग बट लिम्फ। ओके, फिर बात करेंगे ब्लड की। तो ब्लड हमें पता है, ब्लड जो है आपका सिंपली हम कह सकते हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीम का मतलब होता है आयरन, हीम का मतलब क्या होता है? आयरन, इसलिए वो रेड कलर का होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। ब्लड इज ऑफ ब्लड इज हैविंग 3 सिंपली 2 होते हैं पहले, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा। ब्लड सेल्स में हमारे पास RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC की बात की जाए तो इट विल कैरी व्हाट? डिजोल्व्ड फूड एंड इट विल कैरी ऑक्सीजन, ठीक है। प्लाज्मा विल कैरी डिजोल्व्ड फूड। WBC is the soldier of our body that will fight against the bad bacteria in our body, सिंपली कह सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करता है, मतलब बना हुआ है। प्लेटलेट्स की बात की जाए तो वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स जो होती है, जैसे मान लो ब्लीडिंग होती है जब हमें, तो एक टाइम के बाद ब्लड आना बंद हो जाता है और वो जम जाता है, ब्लड वहाँ पर थिक हो जाता है और यानी कि क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस बॉडी का ना हो और हम बहुत ज़्यादा वीक फील ना करें या अल्टीमेटली डेथ ना हो। क्योंकि अगर चोट लग गई और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई, ब्लड लॉस होता रहेगा, पूरी बॉडी का ब्लड बाहर, फाइनली डेथ हो जाएगी। तो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड के मेनली कह सकते हैं 4 हो गए, RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा।
ठीक है। प्लाज्मा डिजोल्व फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, आरबीसी ऑक्सीडेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करके घूमेगा पूरी बॉडी में, ट्रांसपोर्ट करेगा हर पार्ट में। डब्ल्यूबीसी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक पार्ट है जो कि डब्ल्यूबीसी फाइट करता है, सोल्जर ऑफ आर बॉडी भी हम इसको कहते हैं, बिकॉज इट फाइट अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि बैड बैक्टीरिया सिंपली। और प्लेटलेट्स की बात करें तो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, जिससे हमारा बहुत सारा ब्लड लॉस ना हो अगर कहीं चोट लगी है तो आई होप आपको ब्लड वाला पोर्शन भी पूरा समझ में आ गया होगा। कनेक्टिव टिश्यू में क्वेश्चन इन दोनों के डिफरेंस का बनेगा, इन दोनों के डिफरेंस का बनेगा, या फिर ब्लड का पूरा कॉन्सेप्ट आपसे एक्सप्लेन करवा लेंगे। एंड दीज आर दी कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स कि वो हर चीज़ को आई मीन टू से दो से ज़्यादा या चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनको इसलिए हम कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। ठीक है। लास्ट जो है आपका वो नर्वस टिश्यू है। नर्वस टिश्यू बहुत डिटेल में आपको 9th क्लास में नहीं पढ़ना, 10th में आएगा। नर्वस टिश्यू की मैं अगर बात करूँ तो न्यूरॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमारे बॉडी में सेल इज़ द स्ट्रक्चर स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, इन द सेम वे न्यूरॉन इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ न्यूरॉन। एंड नर्वस सिस्टम सिंपली मैं बात करूँ हमारे पास दो हैं हमारी बॉडी में, CNS एंड PNS। बिल्कुल शॉर्ट में 10th क्लास का थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि हमने 10th क्लास में क्या करना होता है, अगर एक और मार्कर मिल जाता तो। ठीक है, देखिए न्यूरॉन इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज हैविंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। खुद के अगर आप मतलब फील करो इसको, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। अब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन ये है हमारा मास्टर ऑफ द बॉडी, हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ से अगर आप फील करो सेंटर में आपको फील होगी वो एक स्पाइनल कॉर्ड है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, CNS। फिर ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से छोटी छोटी नर्व्स निकलती है जो पूरी बॉडी में फैल जाती है, बिल्कुल फाइन नर्व्स, बिल्कुल पतली पतली नसें जिनको हम कहते हैं, वो उसको हम फिर क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेकेंडरी भी कह सकते हैं। एंड ब्रेन इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो वी कैन से इट इज़ अ सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में दो ब्रेन होते हैं, एक तो ये वाला ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड भी समटाइम्स डिसीजन लेने में हेल्प करता है या डिसीजन ले लेता है ब्रेन तक सिग्नल जाने से पहले इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो इसलिए हम स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम सिंपली क्या है, कोई भी स्टिमुलस अगर आता है, फॉर एग्जाम्पल आप चले जा रहे हो, सामने एकदम से गड्ढा आ गया, ठीक है, आपने देखा अच्छा गड्ढा है तो आगे नहीं जाना, तो आपने क्या किया, आपकी आंखों ने सेंस किया उसको कि देखा कि यहाँ नहीं जाना है, वो सिग्नल्स फिर जो है वो भेजे जाते हैं ब्रेन तक। ब्रेन उसके लिए रिप्लाई करता है कि भाई अगर गड्ढा है तो आगे नहीं जाना, यानी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। कोई गर्म चीज़ थी, एकदम से हमारा हार्ट टच हो जाता है, तो यहाँ की जो सेंस होती है वो उसको सेंस करती है, ठीक है। सेंसरी नर्व्स जो होती है वो मैसेज को आगे लेके जाती है, पहले स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी का केस है, एकदम से गर्म चीज़ टच हुई है, तो स्पाइनल कॉर्ड ही डिसीजन ले लेती है कि हाथ को रिमूव करो। तो मोटर नर्व जो होती है वहाँ तक मैसेज लाया जाता है कि भाई मैसेज मिला है, रिमूव योर हैंड, तो हम अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं, और ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में ऐसा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। जो हमने सेंस किया वो स्टिमुलस और हमने हाथ हटाया वो रिस्पॉन्स। तो ये सारा जो कंट्रोल हुआ, या हम कहें वो कौन सा सिस्टम था, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में क्या होंगे, नर्वस टिश्यूज़ होंगे, ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल क्या हुई आपकी, न्यूरॉन। न्यूरॉन एक सेल है, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन पूरा समझ में आया होगा एनिमल टिश्यू का। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, टाइम को यूटिलाइज कर सके, और सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करके कॉन्सेप्ट्स को समझ सके, रिटेन कर सके लॉन्ग टाइम तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड गुड बाय।